Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about 4 major articles. पहले आर्टिकल में हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में जानेंगे, क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में एंड सवाल कोट डैम के बारे में चौथा आर्टिकल रहेगा हमारा। आइए पहले आर्टिकल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई लो इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इन्फ्लेशन समझिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब कहने के लिए अगर एक चीज जैसे मान लीजिए सेब एक इकॉनमी में 2024 में 100 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे थे एंड लेट्स से अब 2025 में इस चीज की जो कीमत है वो 120 रुपये हो गई है। तो यहाँ पे ये जो 20 रुपये का इंक्रीज आपको प्राइस में देखने को मिल रहा है, ये आपकी इन्फ्लेशन कहलाएगी। अब इन्फ्लेशन को मेजर की जाती है दो तरीके से। एक वो जैसे मान लीजिए ये सेब किसी होलसेलर ने खरीदी, तो होलसेलर के लेवल पे जब आप मेजर करते हैं इसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड जब आपने इस सेब को खरीदा यानी इस लेवल पे, तो यहां पे इसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये इंडेक्स हमें इन्फ्लेशन के बारे में इनसाइट प्रोवाइड करते हैं, जहां पर सीपीआई के ऊपर बेस्ड होती है आपकी आरबीआई की पॉलिसीज, वेयर एज पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स पे ये फोकस थे, बट ये रियल आपको बताता है कि क्या इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, तो इसको एक बेटर इंडिकेटर माना जाता है। अब हाल फिलहाल में हुआ क्या, कहते जी ये जो सीपीआई है ये रफली 2% के आसपास आ गई है एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये आपका 0.52% के आसपास चल रहा है। तो कहते हैं इन्फ्लेशन बहुत नीचे चल रही है, तो ये तो अच्छी बात है। आप सोचेंगे कि महंगाई कम होगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, मतलब पैसा बचेगा एंड इससे और ज़्यादा इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी। देखिए इसमें कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। जैसे अच्छी चीज़ों में क्या आता है कि भाई परचेजिंग पावर लोगों की इंक्रीज होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ कॉस्ट के कारण लिविंग प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करेंगे, जहाँ से आप कह सकते हो कि क्रेडिट मार्केट आपकी बूस्ट होती है, बट इससे आपकी नॉमिनल जीडीपी कम हो जाती है और डिमांड इकोनॉमी में कम होने लगती है धीरे धीरे। मतलब एक ये भी बात हो सकती है कि डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही है इकोनॉमी में, इस वजह से इन्फ्लेशन कम है एंड इससे कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेंटिमेंट्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाना चाहिए था उन्हें, वो कम हो जाता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी अभी जीडीपी ग्रोथ चल रही है 7% की, अब नॉमिनल जो आपकी ग्रोथ होती है वो 10% के आसपास होती है, उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करके रियल जीडीपी आपकी निकलती है। तो नॉमिनल आपकी अगर कम रहेगी, नॉमिनल और रियल के बीच में डिफरेंस कम हो जाएगा। पहली बात, बुरा नहीं है बट यस होगा ये। बट अब यहां पे इन्फ्लेशन कम होने का मतलब क्या है? देखो इन्फ्लेशन दो तरीके से आती है, एक सप्लाई साइड से, दूसरी डिमांड साइड से। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब आती है जब लोगों के हाथ में पैसा हो और वो डिमांड क्रिएट करते हैं और सप्लाई को एक्सीड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी ये क्रिएट होती है। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से बजटरी अगर आप बात करें एलोकेशन में, पे स्केल्स इंक्रीज कर दिए, डीए रिलीज कर दिया, या गवर्नमेंट ने सब्सिडीज इंक्रीज कर दी, तो उससे डिमांड साइड इन्फ्लेशन आएगी। दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है इसे कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जैसे तेल के दाम बढ़ना, रॉ मटेरियल के या वेजेस के, तो इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपकी आती है। अब इनके अलावा कई बिल्ट इन इन्फ्लेशन भी होती है, जहां पर वेजेस के प्राइसेस इंक्रीज होने से स्पाइरल क्रिएट होता है कि भाई देखो वेजेस के प्राइसेस इंक्रीज हुए, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई, लोग और वेजेस डिमांड करने लगे, तो ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन होती है। तो ये भी आपको देखने को मिलती है। एक इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है जो आपके कमोडिटी जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी वजह से आपको देखने को मिलती है, जैसे इंडिया में अक्सर क्रूड ऑयल के केस में होती है। तो यहां पे जब हम बात करें इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, तो सप्लाई साइड की अगर कंस्ट्रेंट कम होते तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होते कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से इन्फ्लेशन कम होते कोई दिक्कत नहीं। बट अगर डिमांड आप इकोनॉमी में क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई यहां पर लोगों के पास माइट भी उतनी सेविंग या वेजेस ना हो जिससे डिमांड क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म किए, जीएसटी के अंदर भी और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी। 12 लाख तक की सैलरी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा,
आपके जीएसटी में रिफॉर्म आए ताकि वो डिमांड क्रिएट कर सके। शायद गवर्नमेंट को पहले से ये अंदाजा हो गया होगा। तो यहां पे आपको समझना होगा कि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, अगर इसमें थोड़ी कमी आ रही है तो ये एक एंटी सेंटिमेंट भी देता है। एंटी सेंटिमेंट इन द सेंस कि भाई मेरे को अपनी फैक्ट्री को एक्सपैंड करना था, बट मुझे पता लग रहा है भाई इकोनॉमी में इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो मैं क्यों एक्सपैंड करूंगा अपना फैक्ट्री को। तो वो बात आ जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जो कंपनीज की तरफ से होता है वो कम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा आपका डाटा गिवन है। अब द थिंग इज, इस डाटा में से एक भी डाटा काम का नहीं है। अब काम का क्यों नहीं है? मैंने ये डाटा रखा इसीलिए क्योंकि आप अक्सर ये डाटा रीड करते हैं बट इट्स नॉट वर्दी। क्यों? देखो, फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपका डाटा आएगा बजट के टाइम पे अगले साल, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जीडीपी के बारे में आपके बजट के टाइम पे जो डाटा आएगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड कहीं ना कहीं यही चीजें आपको यहाँ पे बतानी थी मुझे कि भाई ये डाटा जो है वो चेंज होता रहता है और इस वजह से यूपीएससी इस डाटा के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में। देखो, एक बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था आज से 13.8 बिलियन ईयर अगो। उस समय क्या होता कि पूरा यूनिवर्स एक छोटी सी टाइनी बॉल की फॉर्मेट में था, एक सिंगुलर की फॉर्म में, जो काफी गर्म था, डेंस था, और एकदम से इसमें एक्सप्लोजन होता है और यहां से क्रिएट होता है आपका यूनिवर्स। तो मतलब इसमें बहुत बड़ी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसके बाद आपको कॉन्स्टेंटली ये यूनिवर्स फॉर्म होता हुआ दिखा और एक्सपैंड होता हुआ दिखा। अब हुआ ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन्होंने कहा कि हमने एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट को देखा है। अब क्या है ये? देखो, ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक ब्लैक होल सूरज से 3 गुना बड़े एक स्टार को निगल जाता है। अब ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक सिंगुलर पॉइंट है जिसके अंदर इन्फिनाइट आपका मास और ग्रेविटी है। अब जिसकी वजह से आसपास की किसी भी चीज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और कंज्यूम कर लेता है। अब इसमें एक नो गोइंग बैक जोन होता है जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, इवेंट होराइजन। अगर इवेंट होराइजन को कोई क्रॉस कर देता है तो उसके बाद उसका वापस आना मुश्किल है। एंड यहाँ पे जैसे स्पेगेटी, यानी आप जैसे चाउमीन वगैरह खाते हैं उसको करके ऐसे अंदर निकल लेते, तो ऐसे ही कुछ अंदर निकल जाता है ये ब्लैक होल। अब इसमें आप ये मान के चलें कि एक गामा रे बर्स्ट से 10 टाइम ज़्यादा बड़ी एनर्जी रिलीज हुई है एंड इससे हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी ब्लैक होल के बारे में। मोर ओवर ये जो सिग्नल्स आपके यहाँ पर जनरेट होंगे, इससे कहीं ना कहीं हम डिटेल स्टडी कर पाएंगे ब्लैक होल और यूनिवर्स के बारे में हमें और पता लग पाएगा। एंड इवन बिग बैंग के बारे में भी हमारी इंफॉर्मेशन और बेटर हो पाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए बात करते हैं क्लीन प्लांट प्रोग्राम की। अब देखिए, गवर्नमेंट यहाँ पर एक आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके साथ मिलके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड अभी क्या कर रहा है, इंडिया के अंदर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स के अंदर क्लीन क्रॉप्स को प्रमोट कर रहा है। क्लीन प्लांट मतलब डिजीज फ्री प्लांट, यानी जिसमें कोई पैथोजन ना हो, ताकि इंडियन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, वायरस से होने वाले क्रॉप लॉस को कम कर सके एंड लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सके। तो इसमें $98 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है आपका। और उसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट क्या सप्लाई करेगी, फोकस करे सर्टिफाइड डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल की, जिससे हम इंडिया के 3 मेजर जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। मिशन लाइफ, जहाँ पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की बात करते हैं। वन हेल्थ मिशन, जहाँ पर ह्यूमन, एनिमल और एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रिवेंट करने की बात करते हैं। देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इन तीनों ही फील्ड में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आपकी वायरस फ्री क्रॉप होगी तो प्लांट क्रॉपिंग मटेरियल अच्छा होगा, पहली बात। आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, आपके लॉसेज रिड्यूस होंगे एंड आप क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड कर पाओगे एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे फार्मर्स को अच्छा यील्ड मिलेगा, लॉसेज कम होंगे, इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा, एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम बाहर की कंट्रीज़ में, नर्सरीज़ का सर्टिफिकेशन होगा यहाँ पे, जिससे सस्टेनेबल ऑपरेशन को हम प्रमोट कर पाएंगे एंड इससे इंक्लूसिविटी को भी प्रमोट करेंगे। तो नर्सरी 3 करोड़ में बड़ी नर्सरी को हम प्रमोट कर रहे हैं, 1.5 करोड़ मीडियम नर्सरी के लिए, टोटल 8 करोड़ सीडलिंग एनुअली हम यहाँ पर कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हैं और लैब भी बिल्ड कर रहे हैं पुणे में, ताकि सैंपल्स को टेस्ट कर सकें।
तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की बात करें, टिश्यू कल्चर, हीट थेरेपी, ताकि वायरसेस की प्रोडक्शन को हम मतलब वायरसेस की जो नंबर्स हैं उसको हम कम कर सकें, मतलब जिस भी तरीके से वायरसेस को हम डिस्ट्रॉय कर सके, एलिमिनेट कर सके, उसके ऊपर हमारा फोकस है। अभी फ़िलहाल 12 मिलियन टन पर हेक्टेयर हमारी प्रोडक्शन रहती है, वन ऑफ दी आप कह सकते हो कि बेस्ट है वर्ल्ड में। अभी अगर हम बात करें तो 33% हमारा जीडीपी का हॉर्टिकल्चर से ही आता है एंड 13% लैंड इसको एलोकेट किया गया। 10 से 30% आपकी क्रॉप सिर्फ और सिर्फ वायरसेस के कारण डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया। अब बात करते हैं सवालकोट डैम के बारे में। देखो, अभी एक्सपोर्ट अप्रेजल कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की है, इन्होंने रिव्यू किया है कि भाई हम यहाँ पर नेशनल हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। तो अभी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो चिनाब रिवर के ऊपर इसे बिल्ड किया जाएगा, 1800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट रहेगा, ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम रहेगा आपका। एंड इसको प्रपोज किया गया था 1984 में, बट उसके बाद इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई इंडस वाटर ट्रीटी के कारण। अभी इंडिया कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी को फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। तो यूज़ ऑफ वाटर राइट्स जो है इंडिया कह रहा है कि भैया हम यहाँ पर अपनी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, एंड मोर ओवर नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए प्राइम है। तो अभी इस वजह से इस प्रोजेक्ट को आप ये कह सकते हो स्ट्रीमलाइन बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैसे भी हमने नेट जीरो को अचीव करना है, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर फोकस करें। तो फिलहाल अगर आप देखना चाहें तो कुछ इस एरिया में ये आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड होगा। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको आज के आर्टिकल्स में देखना था। आज के आर्टिकल्स में इतना ही। धन्यवाद।